हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के फेजेस, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की एप्लीकेशंस, कहाँ यूज होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एट लास्ट इसका कंक्लूजन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को टाइम के साथ एक्सप्रेस करता है। जब बैक्टीरिया एक नए इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनका ग्रोथ एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के साथ नहीं है, ये मतलब सभी के साथ होता है। जब कोई एक नया इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, उसको वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा ही बैक्टीरिया के केस में है। वो जब नए इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनका ग्रोथ एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। ये ग्रोथ कर्व 4 मेन फेजेस में डिवाइड होता है। नंबर 1 लैग फेज, नंबर 2 लॉग फेज, नंबर 3 स्टेशनरी फेज एंड नंबर 4 डेथ फेज, जिसको हम डेक्लाइन फेज भी बोलते हैं। इन चारों फेजेस को हम डिटेल में आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ये, और बहुत ही इजी वे में हम इसको समझने वाले हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या टॉपिक में रहेगा, क्या हम समझेंगे। आपको जिस पार्ट की भी नीड है समझने की, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन डाल दूंगा, आप वहाँ से वो स्पेशल पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके फेजेस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारे पास इसके फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। जब हम एक बैक्टीरियल कल्चर एक क्लोज्ड सिस्टम जैसे कि टेस्ट ट्यूब या कोई फ्लास्क हो गया, उसमें ग्रो कराते हैं, तो बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं जिसे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोला जाता है। मतलब बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। और ये कर्व 4 फेजेस में डिवाइड होता है। नंबर 1 पे है लैग फेज, जिसको हम एडजस्टमेंट फेज भी बोलते हैं। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडजस्ट करना, किसी नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। ये ग्राफ देखिए, इसमें जो ये फ्लैट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है हमारी लैग फेज। लैग फेज बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इनिशियल फेज होती है। इस फेज में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इस फेज में बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते, या फिर अगर कहें कि बहुत स्लो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। इसमें बैक्टीरिया न्यू इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फेज में ये लैग फेज है। इस लैग फेज में जो बैक्टीरिया है वो नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। लैग फेज में एंजाइम्स और प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना एंजाइम और प्रोटीन के बैक्टीरिया सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर बैक्टीरिया सेम टाइप के मीडियम से आए हैं तो लैग फेज छोटी हो सकती है। मतलब जिस मीडियम में उनको हमने ट्रांसफ़र किया है, अगर पहले से ही वो उसी मीडियम में रह रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है उनको वो मीडियम उनके लिए नया नहीं होगा। लैग फेज जिसे हम एडजस्टमेंट फेज बोलते हैं, तो वो जाहिर सी बात है छोटी होगी, क्योंकि उनको नया एनवायरनमेंट नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो पहले से उसी मीडियम में रह रहे थे। अगर मीडियम डिफरेंट है तो ये फेज ज़्यादा टाइम ले सकती है। ठीक है, जो हमारी ये लैग फेज है, अगर मीडियम डिफरेंट है, सेम मीडियम है, तो ये होगी हमारी शॉर्ट। और अगर हमारा डिफरेंट मीडियम है तो ये हमारी लॉन्ग फेज हो सकती है। लॉन्ग टाइम इसमें ले सकते हैं बैक्टीरिया एडजस्ट होने के लिए। ठीक है, लैग फेज के बाद आती है लॉग फेज। ये ग्राफ में देखिए, ये जो फेज है इसी को हम लॉग फेज भी बोलते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ये ग्राफ में देखिए, इस लॉग फेज में जो हमारा ग्राफ है, ये देखिए, ये ऊपर की साइड जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है जो बैक्टीरिया है वो मैक्सिमम स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं बाइनरी फिजन में, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं। इसी फेज में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और मेटाबॉलिज्म पीक पे होता है। बैक्टीरिया रैपिडली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। जो ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। जो ये लॉग फेज है, ये एंटीबायोटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मोस्टली डिवाइडिंग सेल को टारगेट करते हैं। जो एंटीबायोटिक होती है मेनली क्या करती है, वो डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करती है। जो एंटीबायोटिक है वो हमारी लैग फेज में इतनी एक्टिव नहीं मतलब इतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन हो ही नहीं रहा होता है। बट लॉग फेज में डिवीजन चल रहा होता है, तो जो एंटीबायोटिक है वो यहाँ पे मैक्सिमम अपना इफेक्ट शो कर देती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के डिवाइडिंग सेल को टारगेट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एंजाइम प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट, इसके लिए ये बेस्ट फेज है। तो लॉग फेज समझ में आया, ये लैग फेज से कैसे थोड़ा डिफरेंट है, ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट फेज पर चलते हैं। नेक्स्ट फेज है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, यहाँ ग्रोथ स्लो हो जाती है। यहाँ देखिए, जो ये हमारी लाइन है ये ग्राफ की, ये सीधी हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हमारी जो लैग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ हो रही थी, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। बट जो हमारी स्टेशनरी फेज है, इसमें ग्रोथ रुक गई है और ये लाइन भी हमारे सीधी हो गई है। ठीक है, यहाँ स्टेशनरी फेज में ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं और टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं। जो हमारे स्टेशनरी फेज है, इसमें बैक्टीरिया टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट रिलीज करते हैं, एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो बैक्टीरिया इनहेल करते रहते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज में जो ये ग्राफ है ये प्लेट्यू हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। इतने ही सेल स्टेशनरी फेज में क्या होता है, इतने ही सेल हमारे डिवीजन होते रहते हैं और इतने ही डेथ रेट हमारा इक्वल रहता है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टेशनरी फेज में जितनी सेल डिवीजन होता है वो डेथ के इक्वल होता है। सेल जो हमारी डेथ हो रही है वो उसके इक्वल हो जाता है। इतने ही बैक्टीरिया हमारे डिवाइड होते रहते हैं और इतने ही बैक्टीरिया मरते रहते हैं। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। इसमें इसमें स्टेशनरी फेज में जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जितने ही सेल डिवाइड कर रहे होते हैं इतने ही सेल मर रहे होते हैं। सेल डिवीजन रेट इज इक्वल टू सेल डेथ रेट होता है, मतलब टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट लगती है। बैक्टीरिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को
जैसे एंटीबायोटिक, टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर लेते हैं। अगर बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग है, जैसे बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, तो ये फेज में स्पोर बना सकते हैं। बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो हमारी स्टेशनरी फेज है, इसमें बैक्टीरिया वो हमारे इन्वायरमेंट से जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स और अदर कमर्शियल प्रोडक्ट इस फेज में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट फेज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज का नाम है डेथ फेज, जिसको हम डेक्लाइन फेज भी बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, इसे डेक्लाइन फेज क्यों बोला गया है, ये नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कम कर रहे हैं बल्कि मर ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये ग्राफ में देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है, ये इसमें ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखो, मतलब इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ये हमारे, देखो यहाँ से लैग फेज स्टार्ट हुई थी, तो ये लैग फेज के से भी नीचे चला गया, मतलब जितने बैक्टीरिया हैं वो सब मर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और टॉक्सिक वेस्ट का लेवल हाई हो जाता है। इसमें जो टॉक्सिक वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट, उसका लेवल हाई हो जाता है। टॉक्सिक वेस्ट का लेवल हाई हो जाता है और जो सेल डेथ रेट है वो सेल डिवीजन रेट से ज़्यादा हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया मरने लगते हैं और उसमें स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है। मतलब कुछ बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट का मतलब है वायबल बट नॉट कल्चरेबल, वीबीएनसी स्टेट बोलते हैं उसे। कुछ बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब वायबल तो होते हैं बट वो नॉन कल्चरेबल होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं टफ कंडीशन में। डेक्लाइन फेज में फूड सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं और दोबारा ग्रो हो सकते हैं जब कंडीशन ठीक हो जाए। हमने लैग फेज कवर कर ली, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेक्लाइन फेज, हमने चारों फेजेस कवर कर ली। अगर आपको ये चारों फेज समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप यस लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे इंट्रिंसिक, जिनको हम अंदर के बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक, जिनको हम बाहर के फैक्टर्स बोलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब बैक्टीरिया के अंदर के फैक्टर्स। ये फैक्टर खुद को बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में क्या होता है, अगार मीडियम में इसेंशियल फैक्टर्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन्स, मिनरल्स अवेलेबल हैं तो बैक्टीरिया फास्ट ग्रो करेंगे। पीएच लेवल हो गया, हर एक बैक्टीरिया का एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसमें वो बेस्ट ग्रो करते हैं। जैसे ई कोलाई न्यूट्रल पीएच 7 पे ग्रो करता है, जबकि लैक्टोबैसिलस एसिडिक पीएच पे ग्रो करता है। ऐसे ही हमारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर है वाटर एक्टिविटी। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। लो वाटर एक्टिविटी जैसे ड्राई फूड्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो होती है। एक और फैक्टर आ गया हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना ग्रो नहीं करते, जिन्हें एरोब्स बोलते हैं। कुछ बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, जिन्हें हम एनारोब्स बोलते हैं। और कुछ दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, जिन्हें हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। ये हमारे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर हो गए। अब हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर के फैक्टर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। ये फैक्टर एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर,
या फिर कंपटीशन हो गया अदर माइक्रोब्स के साथ, ठीक है। ये सब फैक्टर बैक्टीरियल ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं, इनका बहुत ही मेजर अफेक्ट होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे टेम्परेचर हो गया, हर बैक्टीरिया के ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है। जैसे साइक्रोफाइल्स, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं, उनका 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे फ्रिज में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया, इनको हम फ्रिज में ग्रो करा सकते हैं, या फिर 0 to 20 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। सेकंड है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स कैसे बैक्टीरिया हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे 20 से 45 डिग्री पे। जैसे ह्यूमन पैथोजेंस हो गए, इंक्लूडिंग ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीजोफाइल्स होते हैं और ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आ गया थर्मोफाइल्स, जो हीट लविंग बैक्टीरिया है, जो 45 to 80 डिग्री सेल्सियस तक पे ग्रो करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग वाले बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गया ह्यूमिडिटी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेशली फूड आइटम्स पे। लाइट एक्सपोजर, यूवी लाइट या सनलाइट बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज कर सकती है। जो हमारी यूवी लाइट होती है वो बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज कर सकती है, इसी वजह से डायरेक्ट सनलाइट में बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये एक फैक्टर हमारा ये हो गया जो अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। नेक्स्ट है कंपटीशन विद अदर माइक्रोब्स। जैसे अगार इन्वायरमेंट में दूसरे माइक्रोब्स भी होते हैं, उसमें अकेला सिंगल बैक्टीरिया तो होगा नहीं, इसमें और बैक्टीरिया भी होंगे, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ जाता है और ग्रोथ स्लो हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को खा भी सकते हैं या उन्हें किल कर सकते हैं या उनका न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा, तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। ये सारे फैक्टर्स बैक्टीरिया के लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेक्लाइन फेज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर किसी भी फेज में अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ग्रोथ स्लो हो सकती है या बैक्टीरिया मर भी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के फेजेस हमने डिस्कस कर लिए, देन उसके फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये कहाँ कहाँ यूज होता है और इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में। ये कर्व बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 फेजेस को दिखाता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। इनका यूज कई जगह होता है, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक टेस्टिंग में डॉक्टर और रिसर्चर्स बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स के इफेक्टिवनेस को चेक करने में। मतलब एंटीबायोटिक कितनी इफेक्टिव है उसको चेक करने के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का डॉक्टर्स और रिसर्चर्स यूज करते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स लॉग फेज में बैक्टीरिया को मार रहा है तो वो इफेक्टिव है। देखो, जो हमारी लैग फेज है उसमें तो डिवीजन नहीं होता, और जो हमें पता है एंटीबायोटिक की एक प्रॉपर्टी है, वो जो डिवाइडिंग सेल है उस पर इफेक्ट करता है। तो इसलिए जो हमारी लॉग फेज है, जो कि लैग फेज के नेक्स्ट वाली फेज है, ये मैं दिखाता हूँ डायग्राम आपको। ये देखिए, जो हमारी ये लॉग फेज है, ये हमारी लैग फेज के जस्ट नेक्स्ट वाली फेज है। इसी में एंटीबायोटिक का मेजर इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें डिवीजन होता है सेल्स का, इसीलिए एंटीबायोटिक टेस्टिंग भी लॉग फेज में की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है फूड इंडस्ट्री में। फूड प्रिजर्वेशन और एक्सपायरी डेट डिसाइड करने में इसका मेजर रोल होता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व समझ के फूड सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है, जैसे फूड पॉइजनिंग ना हो, ठीक है। मेडिसिन में यूज होता है, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में कैसे होगा, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कर्ड, चीज या फिर बेवरेजेस, बियर, वाइन बनाने में इनको बनाने में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के एनालिसिस होते हैं। लॉग फेज में फर्मेंटेशन बेस्ट होती है क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आती है वेस्ट मैनेजमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में बैक्टीरियल ग्रोथ के एनालिसिस होती है। स्टेशनरी फेज तक बैक्टीरिया पोल्यूटेंट्स डिग्रेड कर लेते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल में मदद करता है। नेक्स्ट आ गया मेडिकल डायग्नोसिस। लैब में इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल कल्चर का ग्रोथ कर्व देखा जाता है। इससे डिजीज प्रोग्रेशन और ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। हमारे पास क्या क्या हो गया, एक तो हमारे पास हो गया एक तो एंटीबायोटिक्स टेस्टिंग, ये हो गया वन। नंबर सेकंड पे आ गया फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। नंबर थ्री इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है। नंबर फोर वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। नंबर फाइव मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है जहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का मेजर रोल है। तो हमारी एप्लीकेशंस कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारे पास कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, जो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। लैग फेज, इस फेज में बैक्टीरिया नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, ये तो अभी हमने जान लिया, ठीक है। इसी वजह से इसमें ग्रोथ स्लो होती है। नेक्स्ट आ गया इसमें लॉग फेज। इस फेज में बैक्टीरिया रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एम्पल होते हैं, यहाँ ग्रोथ रेट मैक्सिमम होती है। थर्ड फेज आ गई हमारी स्टेशनरी फेज। न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने लगते हैं और टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, जिस वजह से ग्रोथ स्लो हो जाती है और डेथ रेट और डिवीजन रेट इक्वल हो जाता है। स्टेशनरी फेज में उतनी ही सेल डिवाइड होती रहती हैं और उतनी ही सेल मर रही होती हैं। नेक्स्ट उसके लास्ट फेज आती है डेथ फेज, जिसको हम डेक्लाइन फेज बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स इसमें खत्म होने लगते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ रहे होते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। जिस वजह से बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डेक्लाइन करने लगती है। बैक्टीरियल ग्रोथ एक साइक्लिक प्रोसेस है जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशन और वेस्ट एक्यूमुलेशन पर डिपेंड करता है। इस साइकिल को समझना माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।